जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए सामान्य प्रबंधन के पूर्व में पूछे गए प्रश्न का सेट। आज हमारा 6 है। अभी तक हमने 5 सेट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हर सेट में हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, जो आपके सिलेबस में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपके जनरल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आप सभी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम क्वेश्चंस को। और आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे देखिए तो पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे कि एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो लोगों को उसके नेतृत्व में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा कौशल होता है आपके एक प्रबंधक के लिए, एक मैनेजमेंट करता जो होता है आपके, यानी कि प्रबंधन करता होता है, उसके लिए अगर हम देखें तो ह्यूमन स्किल, अगर हम देखें ह्यूमन स्किल, मानव कौशल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है उसके नेतृत्व में। क्लियर है आप सभी को। आप सभी का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और मैनेजमेंट के क्वेश्चन में आपको हर बार बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे क्या कहा, प्रश्न क्या कहता है कि एक प्रबंधक के लिए कौन सा कौशल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है, वह है आपका ह्यूमन स्किल, मानव कौशल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल जो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, विपणन, फिर टेक्निकल तकनीकी, या इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तिकी, या सेल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल जो कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है, तो यह है आपका अंतर्वैयक्तिक, यानी कि इंटरपर्सनल। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप सभी का करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा इनमें से क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं आता, जैसे कि क्रय शक्ति जोखिम यानी परचेसिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम, या फाइनेंशियल रिस्क, जो कि एक क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है आपके इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। और आप सभी ने करेक्ट आंसर किया है फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय जोखिम। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप सभी का करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग, यानी कि यूज ऑफ फंड्स के रूप में माना जा सकता है, धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है निम्नलिखित में से किसे। लेनदारी लेखे में कमी, यानी कि डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, या नकदी में कमी, ए डिक्रीज इन कैश, या देनदारी लेखे में वृद्धि, एन इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, या नकदी में वृद्धि, एन इंक्रीज इन कैश। तो राइट आंसर है आप सभी का नकदी में वृद्धि। नकदी में वृद्धि अगर हम देखें यहाँ पे तो धन का उपयोग के रूप में माना जा सकता है, यूज ऑफ फंड्स, नकदी में वृद्धि। आपके कैश अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो एक तरह से धन का उपयोग यूज ऑफ फंड्स के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। आपके यहाँ पे देखिए कि जो शीर्ष प्रबंधन होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है आपके, और कर्मचारियों के बीच, ठीक है, जो एम्प्लॉयर होते हैं किसी भी संस्था में, इनके श्रृंखला के रूप में कार्य करता है आपके इनमें से कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन जो कि शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है, एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अभी हम सभी 25 क्वेश्चन करेंगे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जहां पे आप सभी को यहाँ पे अगर हम देखें तो अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है नोट्स एमपीपीएससी एग्जाम के, और आपके एमपीपीएससी का कैलेंडर भी आपके जारी हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके आप सभी 23% का डिस्काउंट ले सकते हैं एमपीपीएससी एंड एमपीपीबी एंड व्यापम एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए तो जनवरी मंथ के बैच आप सभी देख सकते हैं, 5 जनवरी से आपका न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एंड दिसंबर मंथ के बैच जो अभी कंप्लीट होने वाले हैं और आपके चल रहे हैं कंटिन्यू। 16 दिसंबर से रिवीजन बैच आपका चल रहा है, देन आपका ग्रुप 4 का बैच चल रहा है, एंड दर्शन बैच चल रहा है 22 एंड 15 दिसंबर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से विभागीयता की कौन सी विधि जो शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। शीर्ष पर
कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? कौन सी विधि? उद्यम प्रकार्य द्वारा बाई इंटरप्राइज फंक्शन, उत्पादन द्वारा बाई प्रोडक्ट, या ग्राहक समूह द्वारा बाई कस्टमर ग्रुप, या भूगोल द्वारा बाई जियोग्राफी। निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? तो आपके बाई इंटरप्राइज फंक्शन, उद्यम प्रकार्य द्वारा, उद्यम प्रकार्य द्वारा। ठीक है, राइट है आप सभी का ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है, इंटेंजिबल सोर्स होता है? इंटेंजिबल सोर्स इनमें से कौन सा है आपके? इंटेंजिबल सोर्स, अमूर्त स्रोत, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, कैपिटल हो गई, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी। अमूर्त स्रोत इंटेंजिबल सोर्स में अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, जो कि एक अमूर्त स्रोत है, इंटेंजिबल सोर्स है आपका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे देखें तो थर्ड आपका राइट आंसर है दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, मशीनरी हो गई, तो ये क्या है? ये एक टेंजिबल सोर्स है, मूर्त स्रोत है। बट प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी क्या है? एक इंटेंजिबल सोर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसे आपके देखें तो किस रूप में संदर्भित करते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य विवरण के रूप में, वर्क एथिक्स कार्य नैतिकता के रूप में, या अनइथिकल अनैतिकता के रूप में? किस रूप में इसे संदर्भित करता है आपके? देखिए ऑप्शंस में से राइट है आप सभी का। देखिए, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसे संदर्भित करता है कार्य नैतिकता के रूप में, वर्क एथिक्स के रूप में संदर्भित करता है, वर्क एथिक्स के रूप में संदर्भित करता है। राइट है आप सभी का ऑप्शन थर्ड आप सभी ने करेक्ट आंसर किया होगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरह से सीरीज आपके लिए हेल्पफुल मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में कौन शामिल होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी होती हैं, इसमें कौन शामिल होता है? जो लिस्टेड कंपनी होंगी या नॉन लिस्टेड कंपनी होंगी, या दोनों आपके, बोथ लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनी, या गवर्नमेंट नॉन लिस्टेड कंपनी? देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कौन शामिल होगा? तो जो लिस्टेड कंपनी होंगी, जो उसमें लिस्टेड कंपनी होंगी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे, वही शामिल होंगी। सूचीगत कंपनियां जो होंगी वो आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में शामिल होती हैं। तो राइट है आप सभी का ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है किसके द्वारा? कैसे तैयार किया जाता है आपके लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा? पहला ऑप्शन है जब संपूर्ण लाभ मालिकों में वितरित किया जाता है, जब व्यापार में कोई लाभ नहीं होता है, या जब लाभ का अंश धारित होता है, यानी व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड, या जब विलयन एवं अधिग्रहण स्थान लेता है, व्हेन मर्जर एंड एक्विजिशन टेक्स प्लेस। देखिए, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार जो किया जाता है, कैसे किया जाता है? जब लाभ का अंश जो होता है धारित होता है, यानी व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड, व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स इज रिटेन्ड। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं, जैसे कि कार्य जो परिवर्तनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं, या असाधारण तौर पर जो मुश्किल कार्य होते हैं, या कार्य जिनमें अनुसंधान शामिल हो, या पुनरावर्ती कार्य और नेमी कार्य, यानी कि रिपीटिव एंड रूटीन टास्क। देखिए, एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को जो सामान्यतः आपके सौंपा जाता है, वो सौंपा जाता है जो रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क होते हैं, जो पुनरावर्ती कार्य और जो नेमी कार्य, रूटीन, डेली का रूटीन, जैसे कि आपके वो टास्क एक तरह से कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। ठीक है, करेक्ट है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जो मूल्यह्रास होता है इस पर लगाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष हर वर्ष जो मूल्यह्रास होता है ये किस पर लगाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके आज की क्लास का। प्रत्येक वर्ष जो मूल्यह्रास होता है किस पर लगता है? वर्तमान परिसंपत्तियों पर, करेंट एसेट पर, या स्थायी परिसंपत्तियों पर जो फिक्स्ड एसेट होती हैं, या जो लाइबिलिटीज होती हैं, देनदारियां होती हैं, या जो इक्विटी होती है आपके? देखिए, प्रत्येक वर्ष जो मूल्यह्रास होता है वो फिक्स्ड एसेट पर लगता है, स्थायी परिसंपत्तियों पर लगता है। किस पर लगता है? स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है जो प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास होता है। ठीक है, आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को क्या कहा जाता है? आपके सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को क्या कहा जाता है? जन स्थिति निर्धारण, मास पोजिशनिंग, या व्यापक विभाजन, मास सेगमेंटिंग, या व्यापक लक्ष्यीकरण, मास टारगेटिंग, या बृहद विपणन यानी कि मास मार्केटिंग, क्या कहा जाता है आपके इनमें से? सभी खरीदारों के लिए क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के बृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न जो विक्रेता की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो मास मार्केटिंग कहा जाता है, बृहद विपणन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप सभी का डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन जो पूंजी के रूप में प्रयुक्त होता है? जैसे व्यक्ति के स्वामित्व वाले मकान होते हैं, ग्राहक के स्वामित्व वाला धन जो होता है, पूंजी अवस्था के रूप में जो धन होता है, या कर्मचारियों के स्वामित्व वाली जो परिसंपत्ति होती है, कर्मचारियों के स्वामित्व वाली जो परिसंपत्ति होती है। तो राइट है आप सभी का, पूंजी अवस्था के रूप में जो धन होता है, यानी कि मनी एज कैपिटल फॉर्म, मनी एज कैपिटल फॉर्म। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली जो गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों के क्रम को किस रूप में अभिनिर्धारित करता है? देखिए, जो हम सेशन कर रहे हैं ये हम लाइव भी कर सकते हैं, पर लाइव हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी टाइम आपके लिए अभी बचा हुआ है 1 से 2 मंथ का, ठीक है, 1 या 2 मंथ का, आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें करें। यही चीज़ें आप दूसरे चैनल पे देखेंगे तो आपको 1 आवर में आप सभी सिर्फ इतने क्वेश्चन करते हैं, पर मैं इसीलिए कम टाइम में आपको सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। यानी कि अगर हम देखें तो अप्रॉक्स आपके 20 मिनट या 15 मिनट में आपको सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसीलिए आपको ऐसे पार्ट जो है अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी सपोर्ट किया करें, इस वीडियो को शेयर किया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इसी तरह से सीरीज़ आपको और भी सब्जेक्ट की मिलती रहे। हम आपके लिए हिंदी के भी सीरीज़ इसी तरह से ला रहे हैं, आप सभी ज़रूर देखिए। हिंदी की सीरीज़ भी आपके लिए लाई जा रही है, कंप्यूटर की सीरीज़ लाई जा रही है, तो सभी ज़रूर आप सभी देखें एंड शेयर करें। ठीक है, चलिए कर लेते हैं 15 क्वेश्चन। किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को आपके देखिए कि किस रूप में अभिनिर्धारित करता है? आपके शेड्यूलिंग, अनुसूचन। ठीक है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली जो गतिविधियां होती हैं, एक शेड्यूल बनाया जाता है। आप कोई भी लक्ष्य आप तय करते हैं, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका लक्ष्य है। एग्जाम्पल, आप पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपका एक टारगेट है, आपका एक गोल है। ठीक है, अब उस गोल को पाने के लिए आप क्या करेंगे? डेली का एक शेड्यूल बनाएंगे। आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें इतना कवर करना है। ठीक है, तो एक शेड्यूल बनाएंगे। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली जो गतिविधियों के क्रम को अनुसूचन अभिनिर्धारित करता है, शेड्यूलिंग अभिनिर्धारित करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल सोर्सेज होते हैं, एक तरह से इन गुणों को प्रदान करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, माल, सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि खातों का एक सेट है, अब इनमें से कौन सा? प्रविष्टि, पोस्टिंग, लेजर, खाता बही, जनरल, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इनमें से खातों का एक सेट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे। खातों का एक सेट इनमें से कौन सा है? खाता बही, आपके लेजर, खाता बही जो कि खातों का एक सेट है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब, व्यवसाय में कब लाभ होगा? व्यवसाय में कब लाभ होगा? जब एसेट एक्सीड लाइबिलिटीज, परिसंपत्ति देनदारियों से अधिक हो, या जब आय जो है, इनकम जो है व्यय से अधिक है, या आय जो है, इनकम जो है देनदारियों से अधिक है, इनकम एक्सीड्स लाइबिलिटीज, या परिसंपत्ति जो है व्यय से अधिक है, एसेट एक्सीड एक्सपेंडिचर। देखिए, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ कब होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके लिए। जब यहाँ पे आय जो है, इनकम जो है, व्यय जो आपका एक्सपेंस है उससे अधिक है, जो आपके खर्च है, जो आप खर्च कर रहे हैं हर महीने, जो आप खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा जब आपकी इनकम है,
तभी ना आपको लाभ होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। व्यवसाय में लाभ तभी होगा जब आपकी इनकम जो है ज़्यादा है, आपके खर्च कम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से आपको चयन करना है, इनमें से कौन सा एटीट्यूड्स के स्रोत हैं, अभिवृत्ति के स्रोत हैं आपके, इनमें से कौन से अभिवृत्ति के स्रोत इनमें से कौन से हैं आपके दिए गए ऑप्शंस में से। परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, साथियों के समूह का प्रभाव, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, या समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। तो राइट आंसर है आप सभी का इनमें से एटीट्यूड्स के स्रोत जो है परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, रेफरेंस ग्रुप, साथियों के समूह का प्रभाव और समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप 100% लिख कर ले लीजिए। CSR का फुल फॉर्म आप सभी जरूर याद रखिएगा। CSR का फुल फॉर्म जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था TQM का, क्या होता है TQM का फुल फॉर्म, कमेंट करके बताइएगा आप सभी TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आप ज्वाइन है वहाँ पे शेयर करें, अपने अपने स्टेटस पे लगाएं, आप सभी इस वीडियो को जरूर लगाएं। ठीक है, चलिए देखिए CSR का फुल फॉर्म क्या होता है, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व, या इंग्लिश में आप सभी याद रखें कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है आपके। इनमें से किस बहुव्यक्ति मूल्यांकन विधि में मूल्यांकनकर्ता को कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम से सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। कौन सी विधि होती है, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बाधित वितरण, या रैंकिंग मेथड, श्रेणीकरण प्रणाली, या पेयर्ड कंपैरिजन, युगलित तुलना, या फोर्स्ड चॉइस। देखिए ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आप सभी का श्रेणीकरण प्रणाली, रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब उसे क्या कहा जाता है आपके इनमें से, मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, या मैनेजमेंट प्रोसेस, या मैनेजमेंट थॉट, प्रबंधन विचार। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं उसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है, प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड आप सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन तैयार किया जाता है किस वे में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन किस वे में तैयार किया जाता है, BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन। देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन की अगर हम बात करें, बैंक वितरण के अनुसार जो बैलेंस होता है और जो रोकड़ बही होता है आपके, इसके अनुसार जो बैलेंस में अंतर होता है उसको पहचानने के लिए, इंग्लिश में अगर हम देखें, आइडेंटिटी द डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। इससे अगर हम देखें तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन इससे तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है, केस एक्सरसाइज, विषय अभ्यास, या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, या आपके देखें तो कंप्यूटर मॉडलिंग, या एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइज। कौन सा इनमें से अनुकार तकनीक के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर में कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। करेक्ट है कंप्यूटर मॉडलिंग। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मॉडलिंग। अगर हम देखें यहाँ पे आप सभी का थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह से और भी सेट आपको मिलते रहेंगे जितने आपके प्रीवियस ईयर हैं, और फिर हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए MCQ करेंगे आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट 25। एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो निम्न में से किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस नियम से आपकी स्पष्ट होती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, संसाधनों द्वारा प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट बाय रिसोर्सेज, या प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट बाय अथॉरिटी, या प्रणाली आधारित प्रबंधन मैनेजमेंट बाय सिस्टम।
किस नियम से ये बात स्पष्ट होती है? राइट है आप सभी का। उद्देश्य आधारित प्रबंधन, कोई आपका एक ऑब्जेक्टिव है, कोई आपका एक टारगेट है। अगर हम देखें तो उद्देश्य आधारित प्रबंधन, अगर हम देखें यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन आप सभी समझे कि एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है और अधीनस्थ जो कर्मचारियों का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। और ये किस नियम से बात स्पष्ट होती है? तो उद्देश्य आधारित प्रबंधन से ये बात स्पष्ट होती है। ठीक है, राइट आंसर है आप सभी को ऑप्शन फर्स्ट। ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन है आपके। ये हमारा सेट 6 है, कंप्लीट सेट आप सभी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और ये अभी आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। डेली आप 25 MCQ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, दिन आपके MP पटवारी का बैच 90 डेज का टेस्ट शेड्यूल किया जा रहा है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फ्री N+ क्लास मिल रही है, लाइव क्विज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, दिन लाइव क्लासेस मिल रही हैं। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको सीरीज मिलती रहेंगे। एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना मत भूलिएगा, आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मिलती है।